नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार की। तो बिहार के सियासत में लाठीचार्ज की गूंज खूब जोरों पर सुनाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हर जिले में धरना प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार तेजस्वी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराया गया, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और मैं क्या बोलूं, मैं तो 3 दिन बंगाल में जो ग्राम पंचायत में ममता सरकार में हिंसा हुई उसकी जांच करने गया था। कल रात में ही पहुंचा, आज मैं पटना आया, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैंने सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। नीतीश कुमार सरकार तानाशाह हो गई। भाजपा मुख्य अपोजिशन, इनको पूरा अधिकार है ना तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने का। दोबारा चार्जशीट हुए हैं, इसी पर तो नीतीश कुमार ने छोड़ा 17 में उनका साथ। शिक्षकों के डोमिसाइल पॉलिसी का, उस पर आप लाठी चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है इसका? और बेशर्मी की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार अपनी पुलिस को और अपने शासन को निरंकुश न बनाइए, वरना आपका हाल भी वही होगा जो बाकी का हुआ है। मैं बंगाल से आ रहा हूँ, ममता जी के खिलाफ कितना जुल्म हम देख रहे हैं। इस प्रकार की हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं को पीटा गया। एक हमारा विजय सिपाही शहीद हुआ और उसकी मौत से मजाक किए जा रहे हैं। सारा वीडियो आप लोग के सामने है ना, प्रदर्शन हो रहा था, लाठी कौन चला रहा था। ये कौन बदतमीजी भरी बात कर रहा है कि मिर्चा फेंका गया? बिना मतलब की बात। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह सरकार की साजिश है और इसके लिए चाचा भतीजे की जोड़ी को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा गया है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। मुख्यमंत्री जी, हस्तिनापुर के गुलामों को आपने जिस तरह से आदेश देकर 20,000 से ज्यादा पुलिस को लगाया, कई दर्जन कैमरे लगवाए, हर नेता के पीछे कैमरा लगा था, हम पर जिस तरह से लाठियां आपने बरसाया, जानलेवा हमला किया, आपने हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से लाठी बरसाया है उसकी निशानी शरीर पर अभी भी मौजूद है। कई लोगों को ब्रेन पर हमला हुआ, कई लोगों का लहू बहा है। हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे किसान मोर्चा के विपिन जी का लहू बहा है, जो पेपर में भी आया है। आज हमारा विजय सिंह का हत्या आपने कर दिया। आज मिर्ची पाउडर आपके कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? क्यों झूठा बयान दे रहे हैं? और इस तरह से आपने जानलेवा हमला कर करके जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील आपने कर दिया। लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का, आपके भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध कोई बोल न सके, वो अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आप हस्तिनापुर के गुलाम को जिस तरह से निर्देश दिए, अपने धृतराष्ट्र बन करके अपने दुर्योधन को बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के बैठाने के लिए गद्दी पर आप बिहार के अंदर उन्माद पैदा करके महाभारत कराना चाहते हैं। महाभारत अब होगी भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध, महाभारत होगी आपके भ्रष्टाचारी वंशवाद के विरुद्ध। और बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती है, कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप पूरे उच्च स्तरीय जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आप बरगलाने का खेल बंद करिए और तानाशाही हिटलरशाही प्रवृत्ति नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को आप अपने बूटों से रौंद रहे हैं। आप उनके सपनों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ गद्दारी किए हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसकी सजा बिहार की जनता देगी। केस मुकदमा से डरने वाले नहीं है। अरे जेल भेजो, गोली मारो, लेकिन अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। आप शैक्षणिक वातावरण खराब कर दिया। आप अराजकता भ्रष्टाचार अपराध के कारण दर्जनों लोग मारे जाते हैं। ये माहौल बिहार के अंदर बंद होनी चाहिए। सत्ता में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इस शासन को बिना हटाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अब गांव के गलियों तक जाएगी और आप जैसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो बात बिहार के वातावरण में माहौल खराब कर रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी, हस्तिनापुर के गुलामों को आपने जिस तरह से आदेश देकर 20,000 से ज्यादा पुलिस को लगाया,
कई दर्जन कैमरे लगवाए, हर नेता के पीछे कैमरा लगा था। हम पर जिस तरह से लाठियां आपने बरसाया, जानलेवा हमला किया, आपने हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से लाठी बरसाया है उसकी निशानी शरीर पर अभी भी मौजूद है। कई लोगों को ब्रेन पर हमला हुआ, कई लोगों का लहू बहा है। हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे किसान मोर्चा के विपिन जी का लहू बहा है, जो पेपर में भी आया है। आज हमारा विजय सिंह का हत्या आपने कर दिया। आज मिर्ची पाउडर आपके कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? क्यों झूठा बयान दे रहे हैं? और इस तरह से आपने जानलेवा हमला कर करके जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील आपने कर दिया, लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का। नेताओं ने गंभीर आरोप लगाया और वहीं दूसरी तरफ रघुवर दास के नेतृत्व में बनी केंद्रीय जांच कमेटी भी पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए पहुंची। उनके साथ सांसद मनोज तिवारी, पलामू सांसद बीडी राम और भी कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रघुवर दास इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूटा। तो सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी ने जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं देगी, आंदोलन जारी रहेगा और हम इन लाठीचार्ज से डरने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने सवाल यह भी खड़ा किया कि सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम क्यों नहीं है, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव और पटना स्टूडियो से हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने एसके राजीव जी के पास चलेंगे। राजीव जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार खुद लाठीचार्ज की मॉनिटरिंग कर रहे थे सीएम हाउस से। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि जब तक 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, आंदोलन जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चुनौती इस बात को लेकर दी है कि सरकार ने उनके ऊपर या नेताओं के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है। क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए उदय, वाकई में जो आज सबसे बड़ी खबर है वो खबर यही है कि राज्य सरकार की तरफ से 62 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यानी कि स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया और उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने 62 लोगों पर, जिसमें कि बीजेपी के वर्कर्स हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी होता है कि उसमें कोई भी बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं है। अमूमन होता ये आया है, आप भी देखते होंगे कि जो लीडरशिप होती है, जो किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता होता है, विधिवत उस पर एफआईआर होती है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे, जिनकी लीडरशिप थी, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे वो विजय सिन्हा हों, इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस आंदोलन जो बिहार परसों राजधानी पटना में देखने को मिला है, विधिवत इसके लिए अपील भी सम्राट चौधरी की तरफ से की गई थी, विजय सिन्हा की तरफ से की गई थी। लेकिन जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें 62 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन दरअसल में राज्य सरकार ये जानती है कि अगर वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को निशाना बनाएगी तो कहीं ना कहीं से बिहार में, आपको ये पता है कि जाति की सियासत जो है वो बिहार की राजनीति की एक बड़ी सच्चाई रही है और उसे इनकार न तो सिस्टम कर सकता है, न सत्ता कर सकती है और न हम आप कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि सम्राट चौधरी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी आबादी बिहार में 7 से 9% के करीब है। कुशवाहा बिरादरी से वो बिलोंग करते हैं। सम्राट चौधरी की अपनी एक अच्छी पकड़ भी है इन दिनों बिहार में। उसके अलावा विजय सिन्हा जो हैं वो भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं, उनकी भी आबादी 4 साढ़े 4% है। तो अब नीतीश कुमार को यह लगता है कि वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि 13 साढ़े 13% वोट की नाराजगी का दंश उन्हें आने वाले दिनों में झेलना पड़े। और यही वजह है कि जो एफआईआर जो लॉन्च किया गया है उसमें कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। और आप देखिए कि एक जो मृत्यु भी हुई है जिस व्यक्ति की, विजय सिंह की, वो भी एक कार्यकर्ता है भाजपा के, वो जहानाबाद के वहाँ के वो मेंबर थे, वो महामंत्री थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में अमूमन देखा ये जाता है कि कार्यकर्ता को ही जो है वो हार्ड टारगेट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके के जो मामले दर्ज होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं, उसमें बेल मिल जाता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को उसमें नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन इस तरह के मामले में जो टारगेट होता है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वही होता है, जो बड़े स्तर के नेता वो नहीं होते हैं। सम्राट चौधरी ने विधिवत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने ये बातें आज कही भी कि नीतीश सरकार उनसे डर गई। और वाकई में आप अगर इस पूरे एपिसोड को देखें तो बैकफुट पे सरकार अब पूरी तरीके से नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, और बीजेपी जिस तरीके से इसे अब जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर रही है। और आपको ये पता है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो जमीन लेवल तक जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं से नीतीश सरकार को यह लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को और ज़्यादा तुल दिया जाएगा तो आने वाले चुनाव में
निश्चित तौर पर सरकार की फजीहत होनी तय है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जो बड़े नेता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अभी IGIMS में वो एडमिट है, इन लोगों को उन्होंने निशाना नहीं बनाया है, उन लोगों पर FIR नहीं किया है, लेकिन इसमें जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनको निश्चित तौर पर बलि का बनाया गया है। दूसरा जो आपका एक बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में जो है वो सियासत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको ये बता दूं सम्राट उदय कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आज जांच टीम गई है पटना जा करके जांच की, अपनी वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के, झारखंड के आपके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हैं, जा करके वहाँ पर उन्होंने प्लॉट का भी उन्होंने वेरिफिकेशन किया है। इसके बाद जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस कार्यकर्ता की, वहाँ भी वो लोग उनके घर पर गए हैं, उनसे जा करके उनके परिजनों का हालचाल लिया है। और जो विजय सिंह जो मरे हैं, उस गाँव में काफ़ी आक्रोश है नीतीश सरकार के खिलाफ। आक्रोश इतना ज़्यादा है कि जो लोकल पुलिस है वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आक्रोश का क्या लेवल है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बीजेपी ये चाहेगी कि इसे इस तरीके का मुद्दा बनाया जाए जिसका सीधे तौर पर लाभ जो है वो बीजेपी को आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में मिले। बिल्कुल राजीव जी, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ गौतम भी मौजूद हैं। गौतम, जिस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बिहार के हर जिले में सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हर प्रवक्ता, हर कार्यकर्ता को यह बात चुभी है कि प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुई है और लाठीचार्ज के दौरान एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जिला मुख्यालय के सभी बिहार के सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का दौर जारी रखेगी। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उस शहीद कार्यकर्ता के नाम पर एक जो सहानुभूति वोट है वो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और सरकार के विरोध में जो नारेबाजी है और सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए कुछ जिस तरह से विधानसभा का जो मानसून सत्र रहा, उस सत्र के दौरान अब ये जनता ये भी कहना चाह रही कि आखिर प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्रदर्शन है ये बाद में भी किया जा सकता था। तो लिहाजा अब दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस कारण से भी मानसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे के भेंट चढ़ गया और एक नई राजनीति की तरफ बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं अब इसकी सियासत जो है बिहार के उस विकास के लिए बाधा जरूर बन रही है जो विकास पटरी पर बिहार चल पड़ा था। कहीं ना कहीं अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसून सत्र के दौरान होना था मगर वो नहीं हो पाया। अब एक नई राजनीति, प्रदर्शन की राजनीति और मार्च करने के दौरान अब एक कार्यकर्ता के शहीद होने की राजनीति और उसके ऊपर जांच की राजनीति। तो कुल मिलाकर अभी बिहार में आने वाले कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा, विरोध चलेगा, काला दिवस मनाया जाएगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है बिहार की राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा। बिहार की जनता जो विकास चाहती थी, शायद अब वो रास्ता बदलता हुआ, भटकता हुआ बिहार नजर आ रहा है जनता को। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक अब सब सिर्फ यही होगा। जी गौतम, हमारे साथ एसके राजू जुड़े हुए हैं, उनसे अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। एसके राजू, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं और बिहार की सियासत जातिगत समीकरणों पर ही अभी भी डिपेंड है, और ऐसे में जब सम्राट चौधरी इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दीजिए और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तो जाहिर सी बात है व्यापक जनसमर्थन भी मिलेगा इन दोनों मुद्दों की वजह से। की गई थी उदय, वो इसी मुद्दों को लेकर के की गई थी ताकि आने वाले दिनों में इसको कैश किया जा सके। और बीजेपी उसमें सफल भी रही। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। बीजेपी यह चाह रही थी कि किसी भी तरीके से पुलिस जो है वो उस पर लाठी चार्ज करे और आने वाले दिनों में, ताकि उसका वो माइलेज वो ले सके। और ऐसा हुआ भी। इतना ही नहीं हुआ बल्कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कार्यकर्ता को बल्कि मतलब उनकी शहादत जो है, शहीद भी हुए एक कार्यकर्ता। देखिए, अब सीधे तौर पर जो टीचर है, जो बिहार में 2.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, इसके पहले भी जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो 2.5 लाख सिर्फ आप शिक्षकों को मत जोड़िए। 2.5 लाख शिक्षक के बहाने आप कम से कम 10 लाख जो वोटर हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और 10 लाख वोटर को भी आप नहीं उसमें जोड़िए। आप यह देखिए कि जिस तरीके की स्ट्रेटेजी सरकार की तरफ से अपनाई गई और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई, भारी भीड़ थी वहाँ पर, तो ये एक मैसेज जो है वो देने में कहीं ना कहीं से बीजेपी कामयाब रही कि भाई अगर जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों को लेकर के अगर
सड़कों पर आप उतरिएगा तो सीधे तौर पर आपको पुलिस जो है अपना निशाना बनाएगी और सरकार के आदेश पर आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा। यानी कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उदय, आपको पता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने होते हैं, उन्हीं की बातों को वो सदन से लेकर के सड़क तक उठाते हैं। तो बीजेपी ने भी कुछ यही कुछ करने का काम किया था। और इस बार जो उनका मुद्दा था उसमें जो सबसे पहला मुद्दा था वो ये था कि 10 लाख जो रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी कि जब वो सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आखिर वो कहाँ गया? कई कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी गई। और आपको ये पता भी है उदय कि बिहार में जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उसमें 10 लाख वैकेंसियाँ अभी है नहीं कि तेजस्वी यादव चाह करके भी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ जो चार्ज सीटेड हुए हैं अभी तेजस्वी कुछ दिन पहले, ये एक बड़ा मुद्दा था कि भाई एक 2017 में जब तेजस्वी के ऊपर सिर्फ एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी तो आपने समर्थन वापस ले लिया था और आप सरकार से हट गए थे। फिर इस बार ऐसी क्या स्थिति है कि भाई चार्ज सीट दायर हो गया है सीटिंग उप मुख्यमंत्री पर और उनको आप बेदखल नहीं कर रहे हैं, उनके पोस्ट और आप सत्ता के कारण बने हुए हैं। तीसरा जो है वो नियोजित शिक्षकों का मामला था। तो इस तरह के कई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला, तो ये तमाम मुद्दे जो हैं इन मुद्दों को लेकर के सड़क पर बीजेपी उतरी थी और उनको लाठी खानी पड़ी। तो अब ये मुद्दा जो है वो आम जन तक जाएगा। और आपको पता है कि बिहार की आबादी 14 करोड़ के करीब है। अगर 14 करोड़ में से जो आप वोट का ट्रेंड देखेंगे तो मुश्किल से 3 करोड़ 4 करोड़ तक जो है वो वोटिंग परसेंटेज रहता है। तो अगर 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को भी कन्विंस करने में बीजेपी सक्सेस होती है कि नहीं भाई देखिए आप सरकार जो है वो जन विरोधी है, तो आप समझिए कि बीजेपी को इसका आने वाले दिनों में कितना बड़ा लाभ मिलेगा। और बीजेपी इसी कोशिश में जुटी हुई भी है कि लोकसभा में तो बीजेपी कोशिश करेगी कि अपने हितों को साधे और जो उनका फोकस है, जो टारगेट है वो 2025 का विधानसभा चुनाव। देखिए इस बार जो पूरा सिनेरियो जो बन रहा है उदय, उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी निश्चित तौर पर यह कोशिश करेगी कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ वाकई में जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच ये खटास, ये टकराव और तेज होता दिखाई देगा। एसके राजीव और गौतम, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।